वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ईशान ने धोनी की गोद में अपना बेबी लेते हुए कहा, भाभी प्रेग्नेंट है, गुरु फिर से पापा बनने वाला है। धोनी ये सुन हंस होकर बोले, क्या सच में? मुझे उन्हें देख 2-3 दिन से लग भी रहा था। ईशान ने हाँ में से हिलाया। धोनी मुस्कुराते हुए ईशान के करीब आ गई और उसने उसके कंधे पर रिच से रखते हुए कहा, ईशान सुनिए ना। ईशान ने धोनी की मीठी आवाज़ सुन उसे देखा तो धोनी ने ईशान की गोद में बेबी को देते हुए कहा, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। धोनी की बात सुन ईशान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओ अच्छा, तभी मैडम जी इतनी चाशनी घोल कर बोल रही है। पर सॉरी मिसेज खुराना, अभी सिर्फ और सिर्फ ताई जी का डाइट चार्ट ही फॉलो करेगी आप, समझी। धोनी ईशान की बात सुन जुड़ गई तो ईशान उसे देख हंसने लगा। तभी मिस्टर खुराना नो करते हुए वहां आए तो धोनी उन्हें देखकर ठीक से बैठ गई। वहीं ईशान ने उनसे पूछा, डेट क्या हुआ? इस पर मिस्टर खुराना ने कहा, कुछ नहीं, हम तो अपने पोते को लेने आए हैं, उसके साथ खेलने का समय हो गया है। इतना कहते हुए ईशान के पास आए और फिर ईशान को बेबी से लेकर चले गए। ईशान ने उन्हें जाते देखते धोनी से कहा, वो डेढ़ हमको अपने लिए एक छोटू फ्रेंड मिल गया है। धोनी ने उसके पास सुनकर कहा, और नहीं तो क्या ज्यादा दिन में बेबी डेड के पास ही रहता है। ईशान ने धोनी की तरफ मुड़ते हुए पूछा, अच्छा तो फिर तुम क्या करती हो? धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, करती हूँ कुछ करती हूँ, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। ईशान ने थोड़ा हैरान है तो पूछा, अच्छा ऐसा भी क्या है भला? धोनी कुछ बोलने की बजाय मुस्कुरा दी। शाम के समय गुरु की कार स्क्रीच की आवाज के साथ सीधा मीरा के बंगलों के सामने जा रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकला तो उसे देख अंदर जाते चौरसिया भी अपनी जगह पर रुक गए। गुरु के साथ अबरक और ईशान भी कार से निकलकर बाहर आए। गुरु ने अपनी आंखों से चश्मा हटा एक नजर गुस्से में चौरसिया जी पर डाली तो वो अपनी धोती पकड़ के डर के मारे अंदर भाग गए। चौरसिया जी ने अंदर आकर चिल्लाते हुए कहा, मालिक मालिक, वो चौधरी यहाँ गए हैं। मालिक, मेरी बिटिया को यहाँ से भगा दो। सपा पीसा यादव ने अपने आदमी को चिल्लाते देख सीढ़ियां उतरकर उसके पास से जाओ, उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, क्यों चिल्ला रहे हो चौरसिया? आने दो उस गुरु को, मेरे होते हुए मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगा सकता। इतना कहकर विधायक ने चौरसिया को छोड़ गुस्से में कहा, वैसे भी उस गुरु ने मुझे अपना हिसाब बराबर करना है। अपने पहलवानों को बुलाओ, आज उस चौधरी के हाथ पैर तोड़कर ही यहाँ से भेजूंगा। चौरसिया जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी मालिक, पर सरकार वो बहुत गुस्से में अंदर ही घुसा चला आ रहा है। विधायक जी ने बड़ी तेज आवाज में चिल्ला कर कहा, चौरसिया जी ने वहां से भागते हुए कहा, जी अभी गया सरकार। ये कहते हुए वहां से भाग निकला। इधर गुरु गुस्से में वॉचमैन से दूर धकेल गुरु को और ईशान को लेकर बंगला में घुस चुका था। इधर उधर खड़े आदमियों को देखकर भी वो शेर की तरह नेट अंदर घुसा चला जा रहा था। वहीं रूम में मीरा ने सुना कि गुरु आया है तो वह अपनी बालकनी तक आकर खड़ी हो गई और उसने अंदर आते हुए गुरु को देख खुश होते हुए कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, पर यहाँ से जा नहीं पाओगे। मैं अब तुम्हें उस औरत के पास कभी वापस नहीं जाने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, वो मेरे। इतना कहकर मीरा जोरों से हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ गुरु अंदर पहुंच जैसे विधायक के सामने जाकर खड़ा हुआ तो विधायक ने मुस्कुराकर तंजा लहजे में कहा, आओ आओ चौधरी साहब, तुम्हारा इंतजार था। घरवाली ठीक है, ज्यादा चोट तो ना आई ना? वो ठीक वो के है ना? तो बेटी थोड़ी जिद्दी है मेरी, न जाने क्या जिद पकड़ ली और तुम्हारे बीवी को पत्थर मार दिया। उसकी बात सुनकर गुरु गुस्से से भर गया और उसने अपनी मुट्ठी भेज लगी। ये तभी अचानक विधायक के पीछे आकर खड़े हुए आदमी को देखो हैरान हो गया। इधर ईशान और रघु भी हैरान हो एक दूसरे को देखने लगे। विधायक पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ था जो कि उन आदमियों को देख पता चल रहा था। रघु ने गुरु के कंधे पर हाथ रखा ही था कि विधायक ने गंभीर होकर कहा, मेरी जमीन मुझे वापस कर दो गुरु, वरना तो खून की नदियां बहाने में वक्त नहीं लगेगा। गुरु अपने सामने खड़े विधायक को देख हल्का सा मुस्कुरा और फिर अपना सिर झुकाकर अपने हाथों को अपनी पेट की पॉकेट में डाल और जोरों से हंसने लगा। तो पास खड़ा रघु भी हंसने लगा। वही ईशान उसकी नजर में सिर्फ सकती देखी जा सकती थी। विधायक उन तीनों को देख हैरान था। गुरु बिना किसी सिक्योरिटी उसके सामने था। उसका खूंखार जानवर जैसा पहलवान उस पर टूटने को आते थे, मगर वे डरने की बजाय हंस रहा था। विधायक ने गंभीर होकर कहा, ये कोई मजाक नहीं है गुरु। इस पर गुरु ने अगले ही पल अपनी हंसी रोक अपने चेहरे पर कठोरता लाते हुए सिर उठा रहा। खून की नदियां कैसे बहाई जाती है ये आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। गुरु को इतना कहना पड़ता कि विधायक ने अपने आदमियों को इशारा किया तो उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए गुरु की तरफ लपका, पर गुरु ने पलक झपकते ही अपना पैर उठा उसके पेट में लात मारते हुए उसके लगभग सांस छीन ली। ये देख पीछे खड़े 7 से 8 गुंडे उस गुरु पर टूट पड़ने को आगे बढ़े, मगर वो छोटे और रघु ने झट से अपनी गन निकालकर एक एक को बंदूक से मुंह डाला। बचे 3 गुंडे वो बंदूक की आवाज सुनकर ये पीछे हट गए, पर गुरु ने उनमें से एक को भी अपने बालों से पकड़कर उसके बालों से पकड़कर अपने पास खींचते हुए गुस्से में कहा, तुम जैसे सो भी आ जाए तब भी इस विधायक को मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता। इतना किया गुरु ने उसका सिर बड़ी बेरहमी से अपने पैर को उठा घुटनों पर दे मारा तो बाकी 2 आदमी गुरु को देख अपने आप ही पीछे हटने लगे। ये देख गुरु ने हंसते हुए विधायक से कहा, क्यों बे मोटे, क्या ही जुड़ेगी, फौज पार रखे है, ये बचाएंगे वो तुझे। विधायक ने अपने आदमी को से देख गुस्से में एक हुंकार भरते हुए कहा, भगते हुए अपने कुछ और आदमियों को आवाज दी तो कुछ गनमैन अपनी बंदूक तानते हुए अंदर भागे चलाए। जिन्हें देखे सामने आगे बढ़कर उन्हें शूट करना चाहता कि तभी एक गनमैन ने ईशान पर गोली चला दी। गोली बिल्कुल ईशान के बाजू के करीब से होकर निकली। जैसे गुरु ने फुर्ती से ईशान से गन छीन उन दोनों गनमैन को शूट कर दिया। वहीं रघु ने बाकी के 2 निपटाते हुए कहा, यार गुरु मजा नहीं आया।
उनमें बिल्कुल भी नहीं आया। 10 मिनट में ही सब खत्म हो गया। यह क्या गुंडे थे, एक बार में ही ढेर हो गए। ये कहते हुए गुरु घुन विधायक के करीब जाकर उसके बड़े से पेट पर अपना हाथ मारते हुए कहा, क्यों क्यों बे मोटे, बस इतने ही नमूने थे क्या? रघु की बात सुन विधायक ने गुस्से में रघु को घूरते हुए कहा, मुझसे दुश्मनी भारी पड़ेगी तुम तीनों को। तो ईशान ने सीरियस होते हुए कहा, अच्छा, और तुझे पता है हमें दुश्मनी भारी पड़े या ना पड़े, पर तुझे आज मार जरूर पड़ेगी। गुरु शांत खड़ा गुस्से में छटपटाते हुए विधायक को देख रहा था कि उसके पास जाते हुए सामने वहां पड़े सोफे पर एक राजा की तरह बैठते हुए कहा, हम यकीनन हम तुझे जमीन चाहिए हूँ, बोलना बोलना। उन तीनों को खुद पर हावी होते देख विधायक ने गुस्से में गरजते हुए कहा, खुद को असली मर्द कहते हो, पर मेरी ही बेटी को अपने छोटे प्यार के जाल में फंसाकर जमीन हथियाते हो, वे कहाँ की मर्दानगी है? गुरु विधायक की बात सुन हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, मैंने मैंने फंसाया तुम्हारे बेटे को, ये या वो तो कोशिश कर रही थी मुझे फंसाने की, वैसे अच्छा याद दिलाया, असल में जिस काम के लिए आया था वो तो कर लूं। इतना कहकर गुरु ने पिलर के पीछे छिपकर खड़े चोरे सजी को आवाज देते हुए कहा, चोरे सजी अपनी पोती धोती संभालिए और जरा जाकर बुलाइए लाइए अपने मैम साहब को। चोरे सजी पिलर के पीछे से अपने दांत दिखाते हुए बाहर निकले और उन्होंने अपने दांत दिखाते हुए गुरु से कहा, जी सरकार। पर उनके जाने से पहले मीरा सज संवर कर नीचे आ गई और वे खुश होते हुए गुरु के पास चली आई कि तभी उसका ध्यान उसके डैडी और वहां पे जान पड़े उसके आदमियों पर गया। मीरा ने अपने डैडी के पास आते हुए पूछा, ये सब क्या है डैडी? मीरा की आवाज सुनकर विधायक मुड़ा और उसने गुस्से में मीरा से कहा, मीरा ऊपर जाओ। तो मीरा ने साफ इंकार करते हुए कहा, नहीं, मैं विख्यात के साथ जाऊंगी, वो मुझे लेने आया है। उसकी बात सुन और उसे शकल देख गुरु का दिल जैसे जल उठा और उसने अगले ही पल मीरा के सामने जाकर गुस्से में उसके गले को पकड़ उसे बाल से सटा कर कहा, पर विख्यात तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीरू को हाथ लगाने की? पागल लड़के, इधर अपनी बेटी को इस तरह देख विधायक ने गुस्से में आगे जा गुरु को रोकना चाहा, मगर ईशान और रघु ने जाकर विधायक को पकड़ लिया। उसके पेट और मुंह पर दो चार मुक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने बेहद सख्ती से मीरा के गले पर अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत करते हुए कहा, अगर मेरी बीवी को कुछ भी होता है तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े करता। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब से दूर रहोगी मेरी जान से अगर उस पर अपनी नजर भी डाले तो वो हंस पड़ूंगा कि ना ही जी पाओगी और ना ही मर पाओगी। इतना कहते हुए गुरु ने झटके से मीरा को छोड़ दिया और अब विधायक जी की तरफ पलटते होगा, बहुत काला धन कमा लिया, अब थोड़ा ध्यान अपनी औलाद पर भी दो, दिमागी रूप से बीमार है, ये इलाज करवाओ इसका। गुरु ने रघु और ईशान को विधायक को छोड़ने का इशारा किया और एक पल वीरों के बगैर वो तीनों वहां से चले गए। विधायक के बोलने पर वो तीनों किसी तूफान की तरह आए थे जो कि सब कुछ बिखेर कर चले गए। विधायक ने अपना गला पकड़कर तेज तेज सांस चलते हुए अपनी बेटी को जमीन पर पड़े हुए देखा तो आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। एक बार फिर गुरु ने उसे मार दे दी थी। चोरे सज्जे ने मीरा के पास जाकर उसे संभालते हुए कहा, मालिक डॉक्टर को फोन करिए। विधायक के सुन होश में आया और उसने अगले ही पल चोरे से को लात मारकर अपनी बेटी से दूर करते हुए कहा, पहले तो निकल यहाँ से। इधर ईशान ने गुरु से पूछा, ये विधायक किस जमीन की बात कर रहा था? गुरु ने ईशान की बात सुन उसे बताते हुए कहा, क्या चाहती है कि गांव में एक ऐसा स्कूल हो जो कि यूकेजी से लेकर 12वीं क्लास तक हो, ताकि वे कहीं ऐसी बच्चे है जो गांव से शहर नहीं जा सकते तो वहीं रहकर अपने स्कूली शिक्षा पूरी कर सके। हालांकि गांव में सरकारी स्कूल है पर वे बस्तर से तक ही है। गुरु ने आगे कहा, मुझे उसका ये आइडिया अच्छा लगा, ने तो स्कूल बनाने की तैयारी शुरू कर दी कर दो मगर पता चला जिसकी जमीन पर स्कूल बनाने का हम सोच रहे उसके बगल वाली जमीन विधायक की है और वे वहाँ रेस्टोरेंट के नाम पर एक बार खोलना चाहता है, या यूं कहे ठेका, जो कि स्कूल के पास होने से बच्चों के भविष्य को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता। मैंने शांति से विधायक से वह जमीन लेनी चाही थी पर नहीं, उसे तो शांति पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसकी बेटी से दोस्ती कर ली, ये जमीन हथिया ली, इसलिए वो खुलाया हुआ है। गुरु की बात सुन इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा। कुछ देर बाद रघु ने कहा, गुरु के घर ऑफिस पर जाकर रुकी। ऑफिस में जाते ही गुरु ने अपने केबिन में ही बने उस रूम और चेट बाथरूम में जाकर सबसे पहले सावर लिया और वो नहाकर बाहर आया तो ईशान और रघु को देखते हुए कहा, जाकर तुम दोनों भी नहा लो, आखिर इस तरह खून के रंगे हाथों से जाकर अपने बच्चों को छुओगे क्या? इस सब के साय से भी दूर दूर उन्हें रखना। गुरु की बात सुन ईशान ने सीरियस होते हुए कहा, गुरु अगर हमारी बीवियों को हमारे इस कांड के बारे में पता चला तो? गुरु ने अपनी दूसरी शर्ट पहनते हुए कहा, कौन बताएगा उन्हें? वो विधायक सब कुछ उसका गैर कानूनी है जिस के चलते हुए दुनिया के सामने छू तक नहीं बोलेगा और हमने किसी मासूम को नहीं मारा, वो सब महापापी। उन दोनों की बातें सुन रघु ने कहा, अब छोड़ो, क्यों उस विधा पर अटके पड़े हो? कल गुरु को गाँव जाना पड़ेगा, इसलिए आज जल्दी घर चलते हैं। तभी ईशान ने उन दोनों को टोकते हुए कहा, जितना सीधा ये मीटर दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, यारो संभल कर। तो गुरु ने कहा, जानता हूँ छोटे, और मैंने फिर बंदूक उठाई है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उस विधायक जैसों को उनकी इसलिए जगह दिखाने के लिए, अपने फायदे के लिए ये कई मासूमों के घर उजाड़ते हैं, और ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? ये कहते हुए गुरु ने अपने होठों के बीच सिगरेट दबाते हुए आगे कहा, अब ये सब बातें बंद करो और जल्दी जाकर सावर लेकर आओ, घर चलते हैं। गुरु रघु और ईशान तीनों दोस्त यहीं वापस आए थे। आज तीनों की ही बीवियां एक जगह यानी गुरु के घर पर ही थी। तीनों की ही हॉल में बैठ अपनी एक अलग खिचड़ी पक रही थी पर अपने पतियों को देख वो चुप हो गई। तो गुरु ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतना सन्नाटा क्यों हो गया? तो उसने ने कहा, कुछ नहीं भैया, वो हाँ तो हम सब साड़ियों की बातें कर रहे थे। ये सुन रघु ने वहीं पास बैठते हुए कहा, तुम्हें इन बातों के अलावा और आता ही क्या है? अब चलो मुझे भूख लगी है। अनवी ने उसकी बात सुनकर
कहा, अरे तो बैठिए ना, मैं भी खाने लगाती हूँ। इस पर रघु ने कहा, अरे नहीं भाभी, आप आराम करो। तन्वी झट से बोली, अरे रघु ने उसे देखते हुए कहा, रघु खा भी लो, तुम्हारी भाभी इतने प्यार से जो के रही। तो अन्वी गुरु को देख हल्का सा मुस्कुरा दी। वे अब सिया के साथ किचन में चली गई। इधर रघु ईशान आस्था और विधान के साथ खेलने लगे। वहीं गुरु और ताऊ जी के साथ ताऊ जी के रूम की तरफ बढ़ गए। रात के समय गुरु रूम में आया तो अन्वी मिरर के सामने खड़ी अपने बालों को सुलझा रही थी। गुरु ने एक नजर बेड पर सोती आस्था पर डाली और फिर से अन्वी को देख मुस्कुराता हुआ उसके पास जा पहुंचा। उसने अन्वी को पीछे से अपने बाहों में भरते हुए बेहद नरमी से कहा, बीबी सर। और उसने धीरे से कहा, हाँ बोलो। हाँ तो गुरु ने अन्वी के हाथ से फोन लेकर उस सामने ड्रेसिंग टेबल पर फेंकते हुए रुमानी अंदाज में कहा, आई लव यू सो मच। अन्वी ने उसकी बात सुनी। मिरर में उसे देखते हुए पूछा, हूँ ड्रिंक की हुई है क्या? इस पर गुरु ने अपने हाथों को अन्वी के कंधों पर ले जाकर उसके पेट के इर्द गिर्द लपेट कर कहा, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। अन्वी ने गुरु की तरफ मुड़ते हुए कहा, वो तो दिख ही रहा है, ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पहली बार पापा बन रहे हैं। गुरु ने मोहब्बत से अन्वी को देखते हुए कहा, हाँ दूसरी बार तो बनना होना, और इस बार मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि कितना सा भी आंसू का गुजरा तुम्हारी आंखों में नहीं आने दूंगा। जो मैंने तुम्हें आज तक के समय पर नहीं दे पाया वो सब दूंगा, और तो और तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम हमारी सभी गड़बड़ी बात हमेशा के लिए भूल जाओगी। अन्वी ने गुरु की बातों को सुन धीरे से कहा, बस आस्था सो रही है, उठ जाएगी, चलिए रात बहुत हो चुकी है, आप भी सो जाइए। बोलते हुए अन्वी गुरु की शर्ट के बटन खोलने लगी तो गुरु शरारत से उसको कमर से थाम कर उस पर झुकने लगा। अन्वी ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हैं? गुरु ने अचानक अन्वी के होठों को हल्के से चूमते हुए कहा, तुम्हारे प्यार। अन्वी ने गुरु की शर्ट निकालते हुए कहा, नहीं मुझे नींद आ रही। इतना कहकर वो बेड की तरफ जाने लगी तो गुरु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बीबी प्लीज ना, थोड़ा सा ही सही। अन्वी गुरु की मनोहर आवाज सुन खुद को शर्माने से रोक नहीं पाई थी। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, पर वो गुरु से मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी तो वो उसे देख नहीं पाया। और अब जब उसका जवाब नहीं मिला तो गुरु ने थोड़ा उससे करीब जा उसे एक झटके में दुल्हन की तरह अपनी बाहों में अपनी गोद में उठा लिया। गुरु ने अन्वी के चेहरे को एक नजर बड़े ध्यान से देखा तो उसकी झुकी हुई पलकों को देख उसने कहा, कुछ तो समझा करो जाना। कितने ही दुनिया यूं कहे पूरे एक महीने दूर रहा हूं तुमसे, आखिर मुझे भी तो समझो, मुझे भी तुम्हारे प्यार की जरूरत है। गुरु की मधुस कर देने वाली आवाज सुन अन्वी के कानों में घुली तो उसने गुरु के गले में अपनी बाहें डालकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसकी आवाज भर से ही वे अंदर तक कांपने चुकी थी। वही गुरु वो धीरे से चलकर अन्वी को अपनी मधुस निगाहों से एकटक देख रहा था। एकटक देख बेड के करीब ले आया और उसने उसे बड़े आराम से बेड पर बैठाया। गुरु और अन्वी कमरे की मध्यम रोशनी में बेड पर ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे की बाहों में थे। अन्वी के कपड़े गुरु के कपड़ों के साथ नीचे फर्श पर बिखरे हुए थे। वहीं गुरु अन्वी के सीने पर अपना सिर रखकर लेटा हुआ था और अन्वी के हाथों की उंगलियों से खेल रहा था। कुछ देर बाद उसने अन्वी के हाथ को छोड़ अब थोड़ा सा उठकर उसके सिर को चूम लिया और आगे बढ़कर बारी बारी से उसके गालों को चूमा तो अन्वी ने कहा, अब बस बहुत हुआ, प्यार सो जाइए। इस पर गुरु ने अपनी नाक से अन्वी के नाक से हिलाते हुए पूछा, नींद आ रही? ये पूछते हुए गुरु ने अपना हाथ बढ़ाकर अपना फोन उठाया तो देखा रात के 12 बजने को थे। गुरु ने फोन वापस रखते हुए पूछा, बोला ना? अन्वी गुरु की बात सुन शर्मा गई और उसने गुजर से गुरु की मस्कुलिन पीठ पर अपने नाजुक बाहें लपेट कर खुद को उसने छुपा लिया तो गुरु मुस्कुरा दिया और उसने कई बार अन्वी के सिर को चूम उसके गाल को चूमते हुए उसके होठों का सफर तय किया। इस बीच उसके हाथ लगातार अन्वी की पीठ की मुलायम त्वचा को छू रहे थे। दोनों इस कदर अपने प्यार में डूबे हुए थे कि उन्हें होश ही नहीं था। गुरु ने अन्वी को एक डीप किस करते हुए अब उसके गले पर उसके अपने होंठ तक अपनी आंखें बंद की तो अन्वी ने भी उसके स्पर्श को महसूस करते हुए एक आह भरी। गुरु मुस्कुरा दिया और अब उसके हाथ और भी अधिक तेजी से हरकत में आ गए थे, पर वो अपनी मनमानी कर पाती उससे पहले आस्था के रोने की आवाज सुन अन्वी होश में आ गई। उसने जल्दी से गुरु के कंधे से पकड़ उसे होश में लाते हुए धीरे से कहा, आस्था उठ गई है। गुरु अन्वी की आवाज और आस्था का रोना सुन होश में आया तो वो जल्दी से दूसरी तरफ पलट गया और उसने एक नजर आस्था को देखा। इधर अन्वी उसे छोड़ जल्दी से आस्था के पास जाके इसकी ये देख गुरु ने मुंह बनाते हुए कहा, ये आज अभी कैसे उठ गई? अन्वी ने गुरु की बात सुन थोड़े गुस्से में धीरे से कहा, मुझे कैसे पता होगा, कभी कभी रात को परेशान करती और वैसे ही बाप के आप क्यों चिढ़ रहे हैं? आपको तो बच्चे बहुत पसंद है ना, तो भुगतो अब, अभी तो एक और आने वाला है। गुरु ने अन्वी की बात सुन उसे घुरा और फिर अगले ही पल रूम में फैली उस हल्की रोशनी को भी बंद कर पीछे से अन्वी को गले लग अपना चेहरा अन्वी के बालों में छुपाया तो अन्वी ने धीरे से कहा, क्या कर रहे हैं, सो जाइए। गुरु ने अपना हाथ अन्वी के पेट पर ले जाते हुए कहा, सो तो रहा हूं। अन्वी अब खामोश हो गई। उसने सीने और उसके अपने सीने से लगाकर आस्था को सुलाते हुए ना जाने कब उसकी भी आंख लग गई तो गुरु ने अन्वी और आस्था को ठीक से ब्लैंकेट से कवर कर दोनों को सिर को प्यार से चूम लिया और वापस अन्वी को बाहों में भर लिया। आज कितने दिनों बाद उसे सुकून मिला था। अन्वी अब उससे बना नहीं थी, वो फिर से बाप बनने वाला है, मतलब जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। उसे अब ज्यादा से ज्यादा अन्वी का ध्यान रखना होगा। पहले की तरह बेफिक्र होकर नहीं घूम सकता था वो। अब ये सब सोचते हुए ना जाने कब गुरु की भी आंख लग गई। गुरु ईशान और रघु शाम के समय एक कैफे के अंदर खड़े हुए हैरानी से उस कैफे को देख रहे थे। मॉडर्न टच के साथ वो कैफे आगे बहुत शानदार लग रहा था। उस कैफे में के सिटिंग एरिया को विंडोज का यूज करते
वह बड़े ही यूनिक स्टाइल से डिजाइन किया गया था। हर एक विंडो को मॉडर्न टच देकर और साथ ही जैन इंटीरियर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था। हर एक विंडो पर प्राइवेट नीचेस बनाकर विंडो को बड़े ही वुडन पार्टीशन से सेपरेट किया गया था। रघु ने कैफे के इंटीरियर को देखते हुए पूछा, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है। ईशान ने अपने आसपास देखते हुए कहा, माइल गोलंग टू गुड। ईशान की बात सुन रघु ने नौटंकी करते हुए कहा, वही तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे तो यकीन नहीं होता किस कैफे को हमारे पीओ ने डिजाइन किया है। ईशान रघु की शकल देख हंसते हैं। वही गुरु ने इधर उधर घूम कर कहा, ये तीनों हमें यहाँ बुलाकर गई कहा। गुरु की बात सुन रघु ने अपना फोन निकालते हुए कहा, रुको अभी बिल्ली से पूछता हूँ। रघु ने सिया को कॉल किया मगर उसने कॉल को पिक नहीं किया और तभी अचानक से वहां और अधिक रोशनी फैल गई। कैफे के बाहर बने गार्डन में फेरी लाइट जल रही थी। जब गिलास विंडो से रघु और गुरु और ईशान की नजर बाहर जलती हुई लाइट्स पर पड़ी तो उन्होंने देखा गार्डन को बलून और लाइट से डेकोरेशन किया हुआ था। और ये देख रघु ने पूछा, अभी किसी का बर्थडे है क्या? ईशान ने नाम में अपना सिर हिलाया। वहीं रघु उसकी नजर गार्डन में टेबल के पास खड़ी अन्वी और आस्था पर जा ठहरी। वो उन दोनों को देख मुस्कुराया और उसने रघु के सिर पर चपेट लगाते हुए कहा, सालो कैसे चाचू हो, अपने भतीजे का बर्थडे तक भूल गई। गुरु की बात सुन रघु ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, तो रहने दे साले गधों की तरह इतना काम करवाता है कि बीवी की शकल याद नहीं रहती। बर्थडे क्या खा के याद रखेंगे। रघु की बात सुन ईशान हंसने लगा। वहीं गुरु ने गुस्से से रघु को घूरा तो भी ये बिल्ली की तरह चुपचाप वहां से निकलकर गार्डन में पहुंच गया। ईशान ने बाहर गार्डन में धवनी को अपने बेटे विहान के साथ देखते हुए गुरु से कहा, इन तीनों ने तो सच में कमाल कर दिया। गुरु ईशान की बात सुन हल्का सा मुस्कुराया और उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, चल आ बाहर चलते हैं। गुरु और ईशान भी अब बाहर निकल कर आए। वक्त का पग लगाकर उठ जाता है ये पता ही नहीं चलता। 3 महीने बीत चुके थे और आज उनकी बेटी आस्था 2 साल की हो गई थी। अन्वी की प्रेगनेंसी को भी अब 4 मंथ हो चुके थे। वहीं धवनी और ईशान का बेटा विहान वो भी अब 4 मंथ का हो गया था और रिधान यानी बेटो वो भी 2 महीने पहले ही 1 साल का हो गया था। बच्चे बड़े हो रहे थे, साथ ही शरारती भी, इसलिए धवनी से और अन्वी का सारा समय अपने बच्चों को संभालने में ही जाता था। फिर भी इन दोनों ने खुद के लिए समय निकाला। अपने पतियों से पैसे उधार मांगकर हाथ साथ में अपना खुद का कैफे खोला था जिसकी ओपनिंग आज ही थी। गुरु ने अन्वी और आस्था के पास आते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देने करने के मूड में था पर तुम दोनों ने तो मुझे ही सरप्राइज दे डाला। अन्य गुरु को देख मुस्कुराने लगे और आस्था वो तो उसे देख खुशी से उछल कूद करने लगे। वहीं गुरु की बात सुन सिया ने कैफे की तरह इशारा करते हुए पूछा, वैसे भैया कैसे लगा हमारा सरप्राइज? गुरु ने अन्वी से नजर हटा सिया को देखते हुए कहा, बहुत ही अच्छा। वैसे आइडिया किसका था? सिया ने झट से कहा, धोनी भाभी का। ईशान ने धोनी को देख हल्का सा मुस्कुराया। तभी गुरु ने आगे कहा, और पैसे पैसे कहाँ से आए? इस पर भी सिया जल्दी से बोली, कुछ आप तीनों से उधार लिया और बाकी अन्वी भाभी कहते। सिया की बात सुन रघु ने उसके मजे लेते हुए पूछा, अच्छा फिर तुम्हारा क्या था? तो सिया ने कहा, इसका इंटीरियर मैंने डिजाइन किया है। सिया के कहे शब्द सुन जैसे रघु को शौक लगा और उसने अपना मुंह खोलते हुए पूछा, क्या इतना दिमाग कहाँ से आया तुम्हारे पास? रघु की बात सुन सिया पर हंसने लगी तो सिया रघु को गुस्से में घूरने लगी। तभी क्या जल्दी ने कहा, अरे बस भी करो, मेरे को इसमें को तो सब भूल ही गए। वो ये सब बातें तो घर पर भी हो सके हैं क्योंकि इसमें से इतना कहकर काजल दी ने आज तक अपनी गोद में उठा लिया। स्काई ब्लू कलर के प्रिंसेस ड्रेस में वो सचमुच की गुड़िया लग रही थी। अपनी ड्रेस में मैचिंग उसने हेयर बैंड भी लगाया था। अपने आसपास इतने सारे लोगों को देख वो खिलखिलाती घूम रही थी अपनी बुआ की गोद से। आस्था ने गुरु की तरफ अपने हाथ फैलाते हुए कहा, पापा पापा। तो गुरु का ध्यान एक बार फिर अन्वी से हटकर अब आस्था पर गया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर आस्था को अपनी गोद में लेते हुए कहा, आले मेरा बेटा आज तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आस्था ने अपनी ड्रेस की तरफ उंगली करते हुए कहा, पापा ये? गुरु ने उसकी बात सुना कर कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस की न्यू फ्रॉक। आस्था ने खुश होकर ताली बजाकर कहा, न्यू इस बार गुरु के पास थोड़ी समय की कमी थी। वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता इसलिए उसने सोचा था कि वो आस्था का बर्थडे सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करेगा। पर वरुण ने खुद ही सब कुछ संभाल लिया। बढ़िया शानदार पार्टी और ऑर्गेनाइज की थी। गुरु लाजवाब था पर बहुत खुश भी था अन्वी के लिए। उसे समझ आ गया था कि अन्वी ने इस कैफे के लिए बाकी पैसों का इंतजाम कहीं और से नहीं बल्कि अपने उस छोटे से बेकर्स कैफे को बेचकर किया था। पास बैठी ताई जी ने अब केक पर नजर डालते हुए कहा, केक काटो नहीं तो तुम्हारे मुंह में वाट आ जाएगी। उनकी बात सुन सब हंसने लगी। अन्वी ने बाहर के लोगों में से ज्यादा किसी को नहीं बस कुछ पड़ोसियों को इन्वाइट किया था और बाकी तो फैमिली की थी। मिस्टर खुराना के आजकल ताऊ जी से बहुत अच्छी पड़ रही थी। दोनों भीड़ भाड़ छोड़ कैफे को उसमें मौजूद सामान को देख रहे थे। मिस्टर खुराना ताऊ जी को सब कुछ समझाते हुए जा रहे थे। बाहर गार्डन में केक कटिंग के लिए गुरु आस्था को केक के पास लेकर जाकर खड़ा हुआ तो गुरु ने धोनी के पास खड़ी अन्वी को देखते हुए अपने पास आने का इशारा किया। अन्वी मुस्कुराती हुई उन दोनों के पास आ गई। आस्था को खुश होते देख वो दोनों भी मुस्कुरा रहे थे और अब दोनों ने आस्था के साथ मिलकर केक कट किया तो तालियों की आवाज सुन आस्था नाम ने चाकू छोड़ खुद भी तालियां बजाने लगी। वहीं सिया के गोद में ईरान वो तो जैसे केक पर टूट पड़ना चाहता था। उसने सिया के गोद में उतरने की कोशिश करते हुए अपने लाडले को देख से रघु ने उसे सिया ने अपनी गोद में लेते हुए कहा, अरे रुक जा, पूरे अपनी माँ पर गया है, अभी मिलेगा केक। ये सुन रही है सिया ने रघु से पूछा, क्या बोले? रघु ने
झट से अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। केक कट होने के बाद जैसे ही केक सभी की जुबान पर लगा तो लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। केक खुद अनवी ने बेक किया था। उसके बाद सभी ने कैफे का मेन्यू एंजॉय किया। इधर ईशान भी धोनी के पास आकर उसने अपने हाथों से केक खिलाते हुए कहा, खाना ले आओ। धोनी ने अपनी गोद की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, पहले इस शैतान को सोने दो, वरना कैसे खा पाऊंगी। तो इस पर ईशान ने कहा, जी इसलिए मैं खिलाऊंगा तुम्हें। ऐसे क्या लगता है धोनी, क्या होना चाहिए, एक लड़का या लड़की, या दोनों लड़के, या फिर दोनों लड़कियां, क्या चाहती हो तुम। सिम्मी की सिम्मी की बात सुनता है जी झट से बोली, चाहने से की होगी, वो जो होगा 4 महीने बाद सबको पता चल ही जाएगा। अनवी उसकी बातें सुन हल्का सा मुस्कुराकर गुरु को देखने लगी, जो खुद मोहब्बत से अनवी को देख रहा था। असल में अनवी जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है, इसलिए सब प्रयास लगाने में लगे हुए थे कि भाई क्या होगा। वैसे ताई जी की बड़ी इच्छा थी अपने विकी के बचपन को दोबारा देखने की। वहीं गुरु रणवीर इस बारे में कुछ नहीं सोच रहे। देर रात गुरु अपनी फैमिली के साथ घर वापस आया तो टगार ने जल्दी से गेट खोला। एक कार ड्राइवर ड्राइव कर रहा था जिसमें काजल दी और सिम्मी दी अपने बच्चों और धोतियों के साथ थी। वहीं दूसरी कार खुद का गुरु ट्राई कर रहा था। उसके साथ ताई जी के साथ अनवी और आस्था थी। कार के रुकते ही तब ताई जी की कार से निकल आई। वहीं गुरु ने अनवी की गोद में सोई हुई आस्था को देखते हुए कहा, एक सेकंड रुको। ये कहते हुए गुरु ने कार से निकलकर अनवी की साइड जाकर कार का डोर ओपन किया और उसी गोद में सोई हुई आस्था को अपनी गोद में लेकर कहा, अब निकलो। अनवी उसकी बात सुना आराम से बाहर निकल आई। वो गुरु ने कार पार्क करने के लिए चाबी ड्राइवर को दी और वे अनवी को लेकर घर के अंदर चला गया। अब इन महीनों में बहुत से बदलाव आए थे गुरु और अनवी की जिंदगी में। मीरा ने उस दिन के बाद से अब गुरु को कभी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, उन लोगों ने गुरु से दुश्मनी मोल लेती थी, इसलिए गुरु ने अपने घर में थोड़े बदलाव कर एक अच्छी खासी सिक्योरिटी टीम घर पर लगा रखी थी। घर को भी अब थोड़ा और बड़ा बनाकर उसमें एक नया रूप दे दिया गया था। घर अब पहले से ज्यादा शानदार हो गया। तो पैसों की कमी तो उसे पहले भी नहीं थी, पर उसका बिजनेस भी उसको और लोगों की मेहनत से जोर पकड़ चुका था। हाल ही में रघु और गुरु ने ईशान के साथ मिलकर अब दिल्ली में ही अपना एक नया क्लोथिंग बिजनेस शुरू किया था। सभी थके होने की वजह से अपने कमरे में प्रस्थान कर चुके थे। अनवी ने भी रूम में आकर सीधा चेंज करने चली गई और जब वापस आई तो देखा गुरु आस्था को गोद में लिए हुए रूम में इधर उधर टहला था। अनवी ने उसके पास जा उन दोनों को देखते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या उठ गई थी। गुरु ने हाँ में से हिलाकर उसे शांत रहने को कहा तो अनवी अब चुपचाप मिरर के सामने जा बैठी। अपने चेहरे पर नाइट क्रीम लगाकर उसने हाथ में मॉइस्चराइजर लगाई। तब गुरु ने भी आस्था को बेड पर लेटा दिया और अनवी की तरफ मुड़ा तो अपना फोन यूज कर रही थी। वो उसे देख मुस्कुरा और अब उसे देखते हुए अपनी शर्ट निकालने लगा कि तभी उसका ध्यान पतली से नाइटी में उभरे अनवी के छोटे से बेबी बम पर गया। अपनी शर्ट को दूर फेंकते हुए अब उसके पास ही चला आया और उसने पीछे से अनवी को गले लगा। उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए पूछा, क्या कर रही हो बेबी। अनवी ने खुश होते हुए कहा, सदम का मैसेज आया। उसे उसे कैफे बहुत पसंद आया। गुरु उसके होठों की मुस्कुराहट देख खुश हुआ और उसने अनवी की गाल पर किस करते हुए कहा, पसंद तो मुझे भी बहुत आया। गुरु की बात सुन अनवी खुशी से उसकी तरफ मुड़ी और उसने खुश होते हुए पूछा, हाँ सच कहूँ। गुरु ने हाँ में सिर हिलाते हुए अनवी के सिर को चूमते हुए कहा, बहुत पसंद है। अनवी उसकी बात सुन अब झट से उसके गले लग गई और उसने कहा, मुझे तो लगा था आप नाराज ना हो जाए, आपने कोई भी काम करने को मना किया था, पर सच कहूँ धोनी और सियाने ही ज्यादा काम किया। मैं तो बस उन्हें थोड़ा बहुत मदद करती थी, सारा घूमना फिरना उन दोनों ने ही किया। गुरु ने अनिल को लगो उसके उस अपने सामने करते हुए, अच्छा पर यहाँ तुम्हें करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें या मेरे बच्चे को तकलीफ हो। ये कहते हुए गुरु ने हौले से अनवी का पेट छुआ तो उसने अपना सिर झुका धीरे से कहा, हाँ तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया ना। गुरु उसे शर्माते थे, खसते। जब भी वो उसे प्यार से नरमी से छूता था तो वो इस तरह समा जाती थी। उसके गोरे गोरे गाल गुलाबी पड़ जाया करते थे। गुरु ने अनवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके चिन्ह को अपनी कोहनी से ऊपर उठा उसके चेहरे को देखते हुए शरारत से कहा, अच्छा जी जरा चेहरा दिखाना, सच बोल रही या झूठ। अनवी उसके चेहरे पर मुस्कान देख लूटी और उसने उसके गले लगते हुए कहा, आप भी ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। गुरु हंस दिया और उसने अनवी को अपनी बाहों में भरकर कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम सच बोल रही हो या झूठ, तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कब झूठ बोलती हो और कब सच। वैसे एक बात कहूँ, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इस हालात में भी घर से बाहर निकल अपने लिए कुछ किया। अब तुम समझदार हो गई हो बीवी। गुरु ने अनवी को अपनी बाहों में लिए हुए कहा। ने था कि अनवी ने चिढ़कर उससे दूर होते हुए समझदार हो गई उसे क्या मतलब, क्या पहले मैं समझदार नहीं थी। नहीं, ये कहते हुए गुरु ने अनवी के सिर पर हाथ रख उसके बाल बिगाड़ दिए और खुद हंसता हुआ बाथरूम में चला गया। मैं दूसरी तरफ रघु और सिया के घर में अलग ही भूकंप आया हुआ था। रघु पिलो और अपना ब्लैंकेट लेकर लिविंग रूम में इधर उधर भाग रहा था और उसके पीछे सिया एसी का रिमोट बैठ के
रिमोट पेटू के तेज लेकर भाग रही थी। रघु ने पीछे मुड़ कहा, बिल्ली तुम पागल हो गई होगा। इस पर सियाने बेटू का टोर रघु की तरफ फेंक उसे मारते हुए कहा, सच कह रही हूँ, अगर आज तुम मेरे पास भी आई तो ना सच में काट खाऊंगी तुम्हें। समझते क्या हो तू? जब देखो सबके सामने मेरा मजाक बनाते रहते हो। कहते हुए सियाने बाकी के टोज भी रघु के ऊपर फेंक मारे और खुद पैर पटकते हुए रूम में सब जाने लगी। तो रघु ने उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, यार वो तो मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था, तो भी तुम भी ना कहाँ गुरु के कहाँ की बात कहाँ ले गई। रघु की बात सुन सिया रुकी और उसने पलट कर रघु को गुस्से में घुरा। तो उसका तमतमाया चेहरा देख वे 2 कदम पीछे हट गए। असल में आज पार्टी में रघु ने सिया की जमकर खिंचाई गई थी, जिसका नतीजा कि अब बेचारे रघु को उसके कमरे से निकाल दिया गया था। पर अब कब की तक के लिए था कोई नहीं जानता था। रघु ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मेरी जान मेरी बिल्ली यार, मैं तुम दोनों के बगैर कैसे सोऊंगा, मजा नहीं आएगा। पर सिया ने उसको इग्नोर कर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। तो रघु ने मायूस होकर एक बार फिर दरवाजे को देख अपना बोरिया बिस्तर उठा लिया। रघु ने सामने घर में ही बने छोटे से मंदिर को देख भगवान से पूछा, ऐसी क्या दुश्मनी थी आपकी मेरे से, जो ये चलता फिरता तूफान मुझे दे दिया। वही रूम में से आकर बेड पर लेट तो गई थी, पर उसे भी चैन कहा था। थोड़ी देर बाद ही उसे रघु की याद सताने लगी। आखिर पूरे दिन भर में रात को ही तो थोड़ा समय होता था जब दोनों बातें करते हुए एक दूसरे से प्यार करते। कभी कोई एक कहता, कोई दूसरा सुनता, दूसरा कहता तो पहला सुनता। अब क्या करे, ऐसे तो उसने नहीं आने वाले वाली थी। क्या तो रघु को वापस बुला ले। सुबह के समय रघु क्या खुली तो खुद को जमीन पर लोट पारते हुए पाया। ये देखो जल्दी से उठा के तभी किचन से कुकर की सीटी बजने की आवाज उसके कान में पड़ी। रघु ने टाइम चेक किया तो पाया कि सुबह के 11 बजने को थे। ये देखो गुस्से से किचन में आया और उसने खाना बनाते सिया को पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, मुझे सुबह जगाया क्यों नहीं। सिया ने रघु की बात सुन उसे इग्नोर करते हुए कहा, क्यों जगाऊं, मैं तो पागल हूँ, अकल वाली हूँ तो फिर क्यों करूँ बीओ वाले काम। इस पर रघु ने गुस्से में कहा, बीओ के काम तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा, एक और बीवी ले आऊंगा इस काम के लिए। रघु ये कहते हुए जाने के लिए उठा के एक जोरदार मुक्का उसकी पीठ पर। सिया ने जड़ते हुए कहा, फिर से कहना जरा क्या बोले। रघु ने अपनी पीठ से हिलाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं बोला मेरी माँ कुछ नहीं। सिया ने उसे घूरा और फिर पकड़ते हुए कहा, जाओ जल्दी नहा कर आओ और खाना खा लो, क्योंकि मुझे ये सब साफ करके फिर जाना है। सिया की बात सुन रघु मुमुराते हुए नहाने चला गया। वहीं रघु और गुरु के घर से कुछ दूरी पर बने एक आलीशान बंगले के अंदर धोनी अपने बेबी के साथ खेल रही थी कि जो ईशान अपने उसके पास है और उसने धोनी के पास बैठकर उसके गाल को चूमते हुए कहा, यार बेबी थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करो, फुल अटेंशन दी जा रही है इनको तो, और मुझे अभी कुछ भी नहीं मिल रहा। धोनी ईशान की बात सुन हंसने लगी। उसने ईशान का चेहरा पकड़ते हुए, आप बिना ईशान मेरे बच्चे से जेलस हो रहे हैं। ईशान ने बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए कहा, तो क्या नहीं होना चाहिए। इन महाराज ने तो मुझे अपनी वाइफ छीन ली। पहले हम बेड पर ऐसे एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर सोते थे, पर अब देखिए अब तो पूरा बेड इनका है। धोनी एक बार फिर अपने मुंह पर हाथ रख ईशान के बनते बिगड़ते फेस से प्रश्न देख हंसने लगी। वहीं ईशान वो अपने बच्चे के साथ खेलने लगा तो ईशान को बेबी के साथ खेलते हुए देख धोनी उठ गई और अब पीछे से ईशान के गले में अपने बाहें डाल उसके गले लगते हुए उसने कहा, बेबी मैं क्या सोच रही थी, क्यों हम कहीं घूमने चले, कितने दिन हो गए आप मुझे कहीं भी घुमाने नहीं ले गए। इस पर ईशान ने अपना चेहरा घुमा धमनी के होठों को चूमते हुए कहा, हुक्म कीजिए मैडम, कहाँ जाना है आपको। धमनी उसकी बात सुन मुस्कुराते तो उसने ईशान के गले लगे हुए कहा, कहीं भी सच कहूँ तो मुझे ना बाहर का स्ट्रीट फूड एंजॉय करना है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने वहाँ की चीज से लास्ट टाइम पानी पूरी कब खाई थी। ईशान ने धमनी की बात सुनकर अपने बच्चे को देखते हुए कहा, बेबी ये मम्मा क्या बोल रही है, अब इन्होंने आपकी वजह से पानी पूरी नहीं खाई। वीनू यानी कि विहान ईशान ने उसे बातें करने पर मुस्कुराया तो अब ईशान को बहुत अच्छे से पहचानने लगा था। ईशान ने वीनू के गाल को चूम धोनी से कहा, चलो ठीक है मैं आज से तुम्हें शाम में बाहर लेकर चलूंगा, पर एक बात बताओ ये सब तो तुम अपने कैफे में भी इंजॉय कर सकती हो। ये सुन धोनी ने कहा, नहीं मुझे मैं रोड साइड पर फूड इंजॉय करना है। ईशान ने धोनी की बात सुनकर कहा, पर बेबी वो सब बहुत ही अनहाइजेनिक होता है। धोनी ने ईशान के गाल को चूमते हुए कहा, बेबी प्लीज बस एक बार। ईशान धोनी को बच्चों की तरह जिद करते देख हंसने लगा। उसने उठकर धोनी की गोद में वीनू को देते हुए कहा, ओके बाबा अभी से पहले मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। धोनी ने खुश होकर वीनू को गोद में लेते हुए कहा, बेबी पापा को बाय बाय करो। ईशान ने झुककर वीनू के सिर को चूम धोनी के होठों पर किस करते हुए कहा, बाय बाय आता हूँ शाम को। ये कहते हुए अब जल्दी से रूम से निकल कर नीचे आया और बाहर निकला तो ड्राइवर उसकी कार लेकर खड़ा हुआ था। अपने फोन में बिजी ईशान कार में जा बैठा और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ईशान अब वहीं गुरु और रघु के पास रहने लगा। अपनी वे तीनों दोस्त के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी बन चुके थे और प्राइम पार्टनर तो थे ही। ईशान एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था। उसकी वजह से गुरु और लोगों को उससे काफी कुछ सीखने को मिला था। वो अपनी लाइफ में धोनी और अब तो अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश था। उसने धोनी को भी सच बता दिया था कि उन्हें उनके साथ उनके होने वाले एक बच्चे को खो दिया था। शायद भगवान की हिम्मत दी थी, खुराना से भी वो अब उससे जुड़ा हो गया था। वहीं गुरु के घर में गुरु अन्य और अपनी दोनों बहनों के बच्चों के साथ मिलकर आस्था का डोल हाउस सेट कर रहा था। तो वो कल
आस्था के बताने पर उसके लिए लाया था। अन्वी ने गुरु को देखते हुए कहा, आप तो बड़े छुपे रिश्ते निकले, क्या कह रहे थे कि मैं कुछ लाया नहीं, तो फिर ये कहाँ से आया? गुरु ने पास बैठे अन्वी के गाल खींचते हुए कहा, अरे मेरी भोली बीबी, मैं तुम्हें उल्लू बना रहा था और देखो तुम बन भी गई। ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ लाना ही भूल जाऊं। अन्वी ने एक नजर कृष्णा को देखा जो उन दोनों को देख ही हंस पड़ा था। तो अन्वी ने गुरु पर नाराज होते हुए कहा, आप बिना देखो बच्चे हंस रहे। गुरु ने एक नजर कृष्णा को देखते हुए कहा, क्या क्यों बेटे, क्या हुआ? कृष्णा ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ भी नहीं तो मामा जी। वही अन्वी अब गुरु के पास से उठ गई तो गुरु ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, अरे अरे तुम कहाँ चली? अन्वी ने चिढ़ते हुए कहा, कहाँ चली गया, मुझे नहीं करना ये सब। इस पर गुरु ने कहा, तो तुम नहीं जा सकती थी, सब बच्चे यहीं पर खेल रहे हैं, तो तुम मेरे दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? अन्वी की बात सुनकर कृष्णा ने पूछा, पर मामा जी आपके पास तो एक ही बच्ची है। उसकी बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए अन्वी का पेट पकड़ लिया और कृष्णा ने कहा, ये तुम्हारी मामी के पास यहाँ दो और है ना, तो मामी गई तो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी ना? उसकी बात सुन अन्वी ने हैरानी से गुरु को देखा और फिर चंचल और कृष्णा को दोनों ही हंस रहे थे। अन्वी ने गुरु का हाथ अपने पेट से हटा दिया था। वहीं कृष्णा ने गुरु के मजे लेते हुए पूछा, अच्छा था मामा जी, आप इन दोनों के लिए तो कुछ लाए ही नहीं। गुरु ने कृष्णा को देखते हुए कहा, सही कह रहे हो, मैं तो भूल ही गया। अन्वी ने गुरु की बातें सुन अब अपना सिर पीट लिया और गुरु से कहा, क्या आप भी इन बच्चों के साथ पागल हो गए हैं? तभी पीछे डोर से सटकर खड़ी सिमरन ने हंसते हुए कहा, अरे ना अन्वी, हमारा भाई तो अपने बच्चों के आने की खुशी में बावला हुआ जा रहा है, बस ना ऐसे वरना ये पूरी बस ना चले, वरना ये पूरी फुटबॉल टीम बना के छोड़ दे। हमने दी की बात सुन अन्वी संभाल गई और उठकर चुपचाप वहां से चली गई। और तो दी चिल्लाई, अरे अन्वी, मैं तो मजाक कर रही थी। इधर गुरु अन्वी को संभालते देख खुश होकर बच्चों के साथ खेलने में लग गया। देखते ही देखते 2 महीने और बीत गए और अन्वी की प्रेगनेंसी का 6वां महीना भी शुरू हो गया था। वो ट्विन सेक्स वेट कर रही थी, इस वजह से उसका बेबी बोझ कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। उसने अब कैफे भी जाना बंद कर दिया था। कैफे धोनी और से संभाल रही थी। रात के समय गुरु जल्दी आ गया था, क्या छोड़ो जल्दी आने लगा था। अन्वी अपने पास सोई आस्था के सिर पर हाथ फेर रही थी कि गुरु को आते देख वो खुश हो गई और आस्था से उठकर बैठ गई। गुरु भी मुस्कुराता हुआ अन्वी के पास था और उसने अन्वी के पास बैठे के डिब्बा आगे रखते हुए कहा, रबड़ी। गुरु की बात सुन अन्वी ने खुश हो जल्दी से डिब्बा पकड़ते हुए कहा, आप सच में बहुत अच्छे हैं। गुरु उसकी बात सुन हंस दिया और उसने अन्वी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अच्छा मतलब रबड़ी लाया हूँ तो बहुत अच्छा हूँ हम। अन्वी ने हाँ में सिर हिलाया तो गुरु ने उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा, पर अन्वी ने उससे दूर होते हुए कहा, अब छोड़िए, पहले मुझे रबड़ी खाने दीजिए। गुरु ने उठकर अपने कपड़े उतारते हुए कहा, अरे हाँ भाई, खाओ खाओ रबड़ी खाओ। अन्वी ने फटाफट से डब्बे को खोल उसमें रखी रबड़ी और स्पून उठा ली और मजे से खाने लगी। तब तक गुरु भी चेंज कर बेड पर आ गया और अन्वी के पेट से करीब डेढ़ उसने अन्वी के पेट को सहलाना शुरू कर दिया। गुरु का ये सबसे पसंदीदा काम था। अन्वी ने गुरु से पूछा, आप लेंगे? इस पर गुरु ने कहा, नहीं अभी मन नहीं है। गुरु की आवाज सुन अन्वी ने खाते हुए रुक गई। उसने कुछ सोच ये सब कुछ वापस पैक करते हुए गुरु से पूछा, क्या हुआ, आप ठीक तो है? गुरु ने अन्वी की बात सुनकर कहा, हाँ बस थोड़ा सिर में दर्द है। अन्वी ने रबड़ी वापस पैक कर उसे नाइट स्टैंड पर गुरु के बालों में हाथ फेरते हुए उस पर नाराज होकर कहा, दिन होगा ही, दिन भर इधर से उधर भागते हैं, अपना तो कोई खाली नहीं। गुरु ने इस पर अन्वी के पेड़ को चूमते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, अब तुम्हारे पास होना तो देखना दर्द यूं गायब हो जाएगा। आओ मेरी बाहों में आओ। अन्वी ने रोना अन्वी ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं आपको सिर दबा देती हूँ। ये कहते हुए अन्वी गुरु के सिर को अपने हल्के हल्के हाथों से दबाने लगे तो गुरु ने अन्वी के हाथ को पकड़कर चूमते हुए कहा, नहीं तुम्हारे सोने का समय हो गया है, सो जाओ। अन्वी ने एक नजर गुरु के चेहरे को देखा, थकावट साफ दिख रही थी। ये देख अन्वी ने कहा, बस थोड़ी देर दबाने दीजिए। पर गुरु ने इस बार उस पर नाराज होते हुए कहा, कह रहा हूँ ना सो जाओ चुपचाप। दोनों अभी बहस कर ही रहे थे कि तभी गुरु के फोन पर ईशान का कॉल आने लगा। ईशान का कॉल देख गुरु ने अन्वी को देखा, अपना फोन लेकर बेड से उठ गया और रूम से बाहर निकल गया। ये देख अन्वी थोड़ा हैरान है गई क्योंकि वो हमेशा फोन खाते वक्त उसके सामने ही बात कर लेता था, पर आज उठकर चला गया। और उसको हुआ क्या, अभी तो कितने प्यार से बात कर रहा था और अब भड़क गया, कुछ हुआ है क्या या फिर कुछ ज्यादा ही थक गया। ये सब सोचते हुए अन्वी डोर की तरफ देखवाली ही देखने लगी। वहीं इधर गुरु ने रूम से बाहर निकलकर एक नजर कर छुपकर अंदर झांकते हुए अन्वी को देखा। वो उधर ही देख रही थी, इसलिए वो थोड़ा और आगे बढ़ गया। रूम से दूर जाकर उसने कॉल पिक किया तो उधर से ईशान ने परेशान होते पूछा, गुरु तो ठीक है ना, मुझे माफ कर दे यार, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। ईशान की बात सुन गुरु ने उसे शांत कर होने को कहा और खुद को भी शांत करते हुए कहा, भूल जा, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर तक उनसे बात करने के बाद गुरु रूम में वापस आया तो देखा अन्वी पेट से उठ गई थी और शायद उसी के पास आ रही थी। गुरु को देख रुक गई और उसने गुरु से पूछा, क्या हुआ? गुरु ने अन्वी के पास आते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। और भी मैंने क्या कहा था तुमसे कि सो जाओ, देखो कितना लेट हो गया। अन्वी ने गुरु की बात सुन उसे देखा, वो ठीक नहीं लग रहा था, शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। गुरु उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले जाने लगा कि अन्वी उसका हाथ छोड़ धीरे से चिल्लाई। वो झुक गई और उसने अपना एक हाथ अपने पेट और दूसरा अपनी कमर पर रख लिया।
गुरु ने उसे देखा, वो घबराते हुए, अनवी क्या हुआ, ठीक हो तुम? अनवी ने गुरु की बात सुन अपना चेहरा उठाकर उसे देखा और खुश होते हुए पूछा। हाँ, गुरु ने हैरान होते हुए पूछा, तो फिर चिल्लाई क्यों? अनवी ने गुरु का हाथ पकड़ अपने पेट पर रखते हुए कहा। बेबी ने किया कि क्या? गुरु ने खुश होते हुए पूछा। सच? ये दोनों किक करने लगे। अनवी ने खुशी से खिलखिलाते हुए कहा, दोनों नहीं, अभी सिर्फ एक नहीं किया है। गुरु ने अनवी के पेट पर अपना कान लगाते हुए कहा। बेबी यार, अब ये लोग क्यों नहीं करे? अनवी धीरे धीरे से कहा। पता नहीं। गुरु ने अनवी के बराबर लेटते हुए कहा। कैसी बातें कर लो, तुम्हें पता होना चाहिए। अनवी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे बच्चे शुरू में ऐसा ही करते हैं, भूल गए, आस्था भी ऐसे ही करती थी। गुरु ने अनवी के बालों से खेलते हुए पूछा। अच्छा बेबी, वैसे तुमने क्या सोचा है? मेरा मतलब तुम्हें क्या चाहिए? अनवी ने चीखते हुए कहा। मुझे मुझे ना एक बेबी चाहिए जो बिल्कुल आपके जैसा हो, और दूसरा बेबी लड़का हो या लड़की, दोनों में ही चलेंगे। ये सब कहते हुए अनवी ने खुद से अपना पेट पकड़ लिया। वहीं गुरु ने उसे खुश होते देख अनवी से पूछा, मेरे जैसा सोच लो, एक गुरु तो तुमसे संभालना नहीं चाहता। गुरु की बात सुन अनवी ने चिढ़ते हुए कहा, आप बिना, मैं आपके जैसे दिखने वाला बेबी चाहती हूँ, ना कि आपके जैसा काम करने वाला, वरना आप तो बहुत ही बुरे हैं, कभी नहीं सुधरेंगे। गुरु हंसने लगा। कुछ देर पहले तो उसका मन बुझा हुआ था, पर वो अनवी के साथ होने पर ठीक हो गया था। वहीं तो जादू होता है प्यार में, या फिर अपने प्यार के साथ होने में, कि आप अपना बुरे से बुरा दिन भूलकर अपने साथी का साथ पर सुकून पा जाते हैं। उस पल में केवल आप और आपका प्यार आपके सामने होता है। गुरु की बेचैनी कम क्या अपने आप गायब हो गई थी, और वो हंसते खिलखिलाते हुए अब कुछ ना कुछ बोलकर अनवी को तंग कर रहा था। वहीं अनवी वो उसकी बातों से चिढ़कर अब उठकर जाने को हुई। गुरु ने उठकर उसे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अरे मेरी जाने मन, मैं मजाक कर रहा था। अनवी ने अपनी पीठ पर गुरु के सिर को महसूस करते हुए कहा, आप मेरी बातों को बहुत पकड़ते हैं, मैं अब आपसे बात ही नहीं क्या करूंगी। गुरु ने अनवी की बात सुन अपने होठों को उसके कान के पास ला, उसके कान को हल्के से चूमकर मधुर से कहा, ऐसा कभी मत करना बीवी, पूरे दिन भर में अब जाकर मेरे दिल को करार आया है, तब तक तुम्हारी आवाज न सुन लो, इस दिल को सुकून नहीं मिलता। गुरु की धीमी और गर्म आवाज सुन अनवी के कान में पड़ी तो उसके बदन में झुरझुर दौड़ गई, और सामने अपनी मुट्ठी में बेडशीट भेज ली। वहीं गुरु अब अनवी सारी बहनी खुशबू में मधुस होकर अपने कान उसके कान को चूमते हुए अब उसके बालों को एक साइड को उसके गले पर अपने प्यार की बौछार करने लगा। अब बौछार करके उसके हाथ इस समय अनवी के पेट पर आ चुके थे, आंखें बंद थी और होठ अपना काम कर रहे थे। वहीं अनवी उसकी तो सांसें भारी पड़ने लगी थी। अब जब वह गुरु की छुअन को अधिक न सह सकी तो झट से दूर हो गई, पर गुरु ने उसे ज्यादा दूर नहीं जाने नहीं दिया, और वापस अपने बाहों में खींचते हुए आहिस्ता से बेड पर लेटाते हुए कहा, तुमने तो रबड़ी खा ली, पर अब मेरी बारी। इतना कहते हुए गुरु सराह से मुस्कुरा दिया तो अनवी ने जल्दी से उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। शर्म से अनवी के फूले फूले गाल लाल पड़ चुके थे। वहीं गुरु ने उसका हाथ हटा उसके हाथ को चूमते कहा, भी अब भी शर्माना बाकी है तुम्हारा। ही कहते हुए गुरु ने बगले ही पल अनवी के लाल पड़ चुके गालों को अपने मुंह में ले लिया, और उनमें उसके तो चेहरे पर हल्का से मुस्कान खिल उठी। गुरु ने अब जल्दी से उसके उनके होठों को आपस में जोड़ते हुए अनवी को बड़े गहराई से चूमना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में आकर जैसे किसी और दुनिया में खो गई। धीरे धीरे गुरु के प्यार सताई जी की देख रेख में अनवी की प्रेगनेंसी के 2 महीने और बीत चुके थे, और अनवी को एक एक कदम बड़ी सावधानी से रखना पड़ता था। प्रेगनेंसी का आखिरी महीना था, ऐसे में सावधानी तो बरतनी ही थी। आप अपनी इस प्रेगनेंसी में अनवी को इस बार गुरु का भरपूर साथ मिला था। गुरु बहुत खुश था और अब तक बस जल्दी से बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।